हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। और आज की क्लास के अंदर हम जितनी भी हमारी थ्योरी वर्क है, थ्योरी का जितना भी पार्ट है उसको हम कवर अप करने वाले हैं। और बेसिकली अभी मैं मेन जो पार्ट है, इट इज यूनिट नंबर 5, जो सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है, जिसकी हमारा डायरेक्ट है कि फिक्स है कि ये इन्हीं कुछ क्वेश्चंस में से आएगा, तो उसको हम पहले करेंगे। और मैं आपको जो बाकी यूनिट्स है उनका देखती हूँ, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आपको यहाँ द टेलीग्राम चैनल, अगर आप सब चाहेंगे। वैसे मैंने इसमें क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इफ यू वांट द आंसर्स एज वेल, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ। तब जो हमारा अगर थ्योरी की बात करें, तो हमारे लास्ट एग्जाम के अंदर अराउंड 30 मार्क्स की थ्योरी दिखी है हमें। और उससे पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर में 13, उससे लास्ट टू लास्ट ईयर के अंदर 36 मार्क्स की थ्योरी दिखी है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 32, 35 या 36 मार्क्स की थ्योरी दिखेगी ही दिखेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम 2024 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करा है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या-क्या आया है, तो हमें कैसे क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो ये मई जून की बात हो रही है, तो मई जून के अंदर हम शॉर्ट नोट आए थे हमारे यूनिट नंबर 5 से, जो कि 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट था। तो टोटल कितने बन गए हमारे? 15 मार्क्स हो गया। और आपको टोटल 5 ऑप्शन दिए, जिनमें से आपको 3 करने हैं। अब देखो, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी बता रही हूँ सब। इन 3 को तो जब मैं अभी मैं समझाऊंगी, मैंने नोट्स रेडी करे हैं आपके लिए इस यूनिट के, तो इन 3 को तो गलती से भी कोई छोड़ना मत, ठीक है? तो ये जो हमारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, बहुत ईजी है। ये यूनिट समझने में ईजी है, रादर देन आपको इस यूनिट को तक के वीडियो देखने के बाद आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यू हैव टू रीड द नोट्स वन एंड यू विल बी डन विद द 15 मार्क्स टू इवन 15 टू 18 मार्क्स, ठीक है? इस टाइम पे 15 मार्क्स का है और इससे पहले में 18 मार्क्स का है ये, ठीक है? तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस सीएसआर रिपोर्टिंग और सीएसआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बैक टू बैक 3 टाइम्स ये क्वेश्चंस आपको दिखे ही दिखे। इसके साथ और भी क्वेश्चंस आए हैं, बट ये तो दिखे ही दिखे हैं। तब जैसे इसमें 5 से दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेगमेंट रेवेन्यू क्या है, और सेगमेंट एक्सपेंस के भी मैंने नोट्स में कवर करा है। बिजनेस सेगमेंट क्या है, जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या है, वो भी करा है। आगे आ जाते हैं इसके साथ और में क्या क्या दिया है हमें। हाँ, सेक्रेटेरियल ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा और क्या क्या इनमें से हमारा जो एनुअल रिपोर्ट वाला पार्ट है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में और क्या दिया, बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करें, बट मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिया कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है इस यूनिट को, तो आपको स्कोरिंग जरूर है। यूनिट ऐसा नहीं लगेगा कि इस यूनिट में कुछ ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते एचआरएम लॉ इनकी तरह आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप समझकर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब अगर हम यूनिट 4 की बात करें, तो सबने अगर जैसे जैसे हमने समझाया उसके अकॉर्डिंग अगर तुमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को ऑप्ट करा होगा और अमाल्गमेशन को छोड़ा होगा, तो तुम्हारे लिए यूनिट 4 के अंदर थ्योरी का पार्ट थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज लास्ट टाइम के अंदर थ्योरी उसके अंदर नहीं मिली थी। डायरेक्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 18 मार्क्स का क्वेश्चन था, और जो अमाल्गमेशन वाला पार्ट था उसके अंदर अमाल्गमेशन का क्वेश्चन भी था और साथ में अमाल्गमेशन की थ्योरी भी थी। तो वो 12 प्लस 6 की टर्म्स में था। ओके, अब यूनिट नंबर 3 की बात करें, इजी वेरी इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। अगर आप सब गुडविल वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन आएंगे। दीज 3 क्वेश्चंस आर फिक्स्ड, कि ये तो आना ही आना है, वैल्यू एडेड में से आएगा आपका। और इवन शेयर्स का भी अगर आप अटेम्प्ट करो तो भी फिक्स्ड है कि अगर वैल्यू एडेड में से थ्योरी आनी हुई, तो यही 3 क्वेश्चन बनेंगे कि इन तीनों में से किसी भी 2 पे, किसी भी तीनों में शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, तो ये आप देख लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना कि इसको लर्न करना कोई भी छोड़ेगा नहीं। और नेक्स्ट ये फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जो कि आप 12th क्लास में भी एज इट इज लर्न करते थे गुडविल की थ्योरी में, तो वही एज इट इज अभी हमने इस वीडियो में भी कवर अप करना है। ओके, अब यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो उसमें थोड़ा सा मिक्स मिक्स आ रखा है। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पूछा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, बेसिक ईपीएस हो गया, और फ्री रिजर्व हो गया, ये पूछा है। और अगर आप सबने रेशियोज की वीडियो देख ली होंगी, तो आपको सारी की सारी रेशियोज में कवर करवा रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसके जो फॉर्मूलाज है वो लेकर बताना, उसमें इसकी जो क्या बताता है वो बताना, किस किस चीज के रेशियो के बारे में क्या क्या बताता है, और कैसे उसको सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके चलेगा, बिकॉज आपको 3 करनी है इनमें से कोई भी। ठीक है, 6 नंबर का तो ज्यादा मार्क्स का नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स ईच रेशियो है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखोगे और उसी फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दोगे एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो ये रेशियो वाला ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, रादर देन दिस ऊपर वाला। ओके, तो इसको मत करना, कौन सा अटेम्प्ट करोगे आप, रेशियो वाला। एंड लास्ट यूनिट नंबर 1 से हमारा 3 मार्क्स की थ्योरी आती है। एंड अगर आप सब चाहें तो यूनिट नंबर 1 जो है उसके अंदर आपको ऑप्शन चलता है कि या तो आप 3 मार्क्स की थ्योरी और नीचे आपका जो क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, पता नहीं अब जितने मार्क्स का भी आपका मतलब 15 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, तो 3 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी, 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, या फिर
दोनों के दोनों क्वेश्चन रहेंगे आपके 15 मार्क्स के। तो अगर आप थ्योरी को ऑप्ट करना चाहें कि आपको अगर क्वेश्चन में कुछ ऊपर-नीचे लग रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे कि सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस दीजिए और 3 मार्क्स का ज़्यादा नंबर का नहीं है। तो देखो सबसे पहली चीज़ आप कभी भी पेपर में क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएँगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर आ रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। जिससे बीकॉम की चीज़िंग हमारी बहुत आसान होती है, ठीक है? अब नेक्स्ट लास्ट 2023 के अंदर आ जाते हैं तो उसमें भी यही है। तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करी, बस ये जो शेयर से रिलेटेड ये आ रखा है। अगर अमाल्गमेशन से करोगे तो अमाल्गमेशन क्या है, नेचर ऑफ मर्जर और परचेजर में क्या डिफरेंस है वो पूछा गया है। कैश फ्लो की 3 एडवांटेजेस पूछी गई हैं और डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है एएस 3 और एएस 7 के अंदर। ठीक है, अगर आप फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट करेंगे तो। 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो कि हमारे इंट्रिंसिक यील्ड, मेथड ऑफ फेयर वैल्यू होता है उनको एक्सप्लेन करना है। तो फॉर्मूला बताया और उसके अंदर क्या करते हैं वो बताना है। आप देखो जैसे मैंने बताया आपको अगर वैल्यू एडेड वाला आएगा तो ये 3 ही क्वेश्चन आएँगे, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ओके, और ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कि उसका मीनिंग क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स बताओ। तो एक शॉर्ट थोड़ा-सा एक ब्रीफ में आपको चैप्टर एक्सप्लेन करना है, तो वो 12 मार्क्स का आ रहा है और वही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो मैंने बताया, टीबीआरएल यानी ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग हो गया, सीएसआर रिपोर्टिंग हो गया, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया, जो भी मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पर आया और इस बार कितने नंबर का आया टोटल? 18 मार्क्स का आया। तो अब इट्स ऑन ऑन यू कि आप कैसे प्रिपेयर करके चलते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको 30 टू 36 मार्क्स का राउंड ऑफ करके रखो कि हाँ इतने मार्क्स की थ्योरी आएगी, बट अगर प्रैक्टिकल पे कमांड होगी तो ही थ्योरी करने का फायदा है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे नोट्स पे आ जाते हैं फटाफट। तो हमारा यूनिट नंबर 5 का नाम ही है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इसका जो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट भी दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, इसकी क्या जरूरत होती है। अब मैंने जो 13 पन्ने के नोट्स बनाए, आप बोलेंगे बहुत सारे नोट्स बन गए, बहुत ज्यादा पेजेस के हो गए, बट अगर आप देखोगे तो देखो कितना एक सिस्टमैटिकली ऑर्डर में बनाया है। अगर मैं चाहूँ तो इसी आंसर को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूरा पेज 2-3 पन्ने उनको कवर कर दूँ। अगर मैं पैराग्राफिक लिख कर डाल दूँ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे नोट्स ऐसे इसलिए बनाए हैं ताकि आप देखते ही कीवर्ड्स जो बोल्ड वर्ड्स लिखे हैं उनको देखते ही आपको याद हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर यूनिट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीनिंग बताओ और उसके नीड बताना है। सीएफआई यानी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या चीज है? तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो किसको दे रहे हैं, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं और वो रिपोर्ट जाकर हम अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस डिक्लेयर कर रहे हैं। किसको? दोनों को, यानी इंटरनल स्टेक होल्डर्स को भी डिक्लेयर कर रहे हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी। तो सबको बता रहे हैं कि हमारी कंपनी कैसा काम कर रही है। अब स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे आएंगे, मैनेजमेंट भी आ गया जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट कर रहा है, एक्सटर्नल मैनेजमेंट कर रहा है, इन्वेस्टर जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स हो गए हमारे, पब्लिक हो गई, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हमारी सीएफआर रिपोर्टिंग को देखेंगे, सीएफआर को देखेंगे। अब आगे क्या बोला गया है कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक ये हमारा काम क्या कर रहा है, हमारी कंपनी की इकोनॉमिक रिपोर्ट को बिल्ड कर रहा है। तो इसका आगे के अगर हाईलाइट की बात करें तो क्या क्या दिखा रहा है, हमारे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा दिखा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसी। एक मिनट को मैं इरेज कर देती हूँ इसको। तो अब इसका काम क्या है? इससे क्या होगा सीएफआर दिखाने से कि जो डेटा है उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे, हमारे कंपनी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसको एनालाइज कर पाएंगे और हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जितने भी पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उनको पता चल पाएगा। ठीक है, तो बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाता है, एफिशिएंसी दिखाता है कि क्या क्या चल रहा है। तो हम एक रिपोर्ट एनालाइज कर कर हम ये डिस्कस कर पता सकते हैं, ये हमें पता चल जाता है। अब आगे क्या बताया कि हम इसका बेसिक टारगेट क्या है, कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने का क्या पर्पस है, क्या टारगेट है। तो क्या बताया इसमें जितने भी हमारे लेंडर्स होंगे, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, उनको हमारी कंपनी की हेल्थ के बारे में पता चलेगा। हेल्थ इन द सेंस कि क्या हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि क्या हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। और साथ में क्या बोले कि यहाँ पे इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द कंपनीज कैश फ्लो, कि कैश फ्लो जो हमारे बनाते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, तो इन सब चीजों के बारे में भी इससे हमें डायरेक्टली पता चल पाता है। हम कंपनी की जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज कर पाते हैं, उसकी जो ग्रोथ है उसको ट्रैक कर पाते हैं और इसी के साथ हमारा जो बिजनेस है वो कंप्लीट हो पाता है। अगर हम रिपोर्ट नहीं बना रहे तो नहीं हो पाता। अब इसमें होता क्या क्या है, जितने भी हम जो बेसिक चीजें बनाते हैं, तुम पढ़ते हो वही सब चीजें होगी। हमारे इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लोज हो गया, जितनी भी रिटेन अर्निंग है उनकी स्टेटमेंट होगी, चेंजेस इन इक्विटी रेशियोज की स्टेटमेंट जितने भी होगी, इन सब चीजों को हम सीएफआर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अभी कब कब बनाई जाती है, हमारी क्वार्टरली भी बनाई जाती है और एनुअली भी बनाई जाती है। अब पर्पस के ताकि हम अपनी कंपनी को दिखा पाए कि वी आर ट्रांसपेरेंट, कि हम एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं विद इन द पब्लिक एंड विद इन आवर कंपनी, कि जो हमारी कंपनी में चल रहा है वो विद इन द सभी को पता है, ऑल द इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को और हमारी कंपनी के जितने भी आउटसाइडर्स हैं, पब्लिक, उन सबको पता है एंड वी आर अकाउंटेबल। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया कि इससे स्टेक होल्डर्स को
क्या पता चल पाएगा? वो एक डिसीज़न ले पाएँगे कि हाँ, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना? अगर करना है तो कितना करना है? एक एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा मिल पाएगा तो हम डिसीज़न मेकिंग में कहीं न कहीं हेल्प होगी। तो 3 पॉइंट लर्न कर लो पर्पज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिसीज़न मेकिंग, ठीक है? तो जो-जो मैं बता रही हूँ उनको बस की पॉइंट्स याद रखो। बनाने के अंदर कुछ नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है बनाने का, आराम से तुम बना सकते हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है? अब इसके अंदर होता क्या-क्या यूजुअली क्या-क्या इंक्लूड करता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा बैलेंस शीट हो गई, पी-एन-एल स्टेटमेंट होगी, कैश फ्लोज़ हो गई, नोट्स टू अकाउंट जो बनता है और भी जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो बता रखे हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो सब हम इसमें डालते हैं। तो इन चारों को ना याद रखना, अगर पूछा जाए टाइप्स में भी हम ये घुसाते हैं कहीं न कहीं कि बैलेंस शीट भी एक टाइप ऑफ सीएसआर रिपोर्ट है, हमारा पीएनएल हो गया, कैश फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट हो गया। अब नीड क्या पड़ेगी, सेफर बनाना क्यों पड़ा? तो एक एवोल्यूशन दिखाया गया है कि पहले के टाइम पे क्या होता था और अब के टाइम पे क्या होता है और अब क्यों सीएफआर की नीड है। तो पहले क्या होता था जस्ट फॉर कंप्लायंस कि लॉ में लिखा था कि बनानी है तो बनाकर बस हम फाइल कर देते थे। तो इसका कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं था, इससे कोई हम इवैल्यूएशन नहीं निकाल पा रहे थे, कोई फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे। फोरकास्ट मतलब एक इन्वेस्टर है, वो पहले फोरकास्ट करके ही इन्वेस्ट कर रहा है कि हाँ, इन फ्यूचर ये कंपनी प्रॉफिटेबल जाएगी तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। तो ये बताया गया कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टू फोरकास्ट एंड टू प्लान कि जितने भी बिज़नेसेस होंगे उनको ये पता चल पाएगा। और पहले क्या था जस्ट फॉर द कंप्लायंस की वज़ह से करते थे और इसलिए करते थे ताकि कोई हम ऐसा कोई रोल नहीं था कि हाँ, डिसीज़न मेकिंग में हम करेंगे। और सीएफआर का अब क्या रोल है कि हम फ प्लान कर पा रहे हैं, फोरकास्ट कर पा रहे हैं, अब अपने गोल्स को मीट कर पाएँगे। हम जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है टू ऑल द क्रेडिटर्स टू ऑल द पब्लिक वो हम कर पाएँगे अच्छे से। और साथ ही साथ एक एडवाइजरी रोल का भी काम हो पाएगा। हम आगे इन फ्यूचर में क्या कैसे काम करना है उससे रिलेटेड एडवाइस ले पाएँगे इफ आवर कंपनी इज़ रनिंग इन लॉस और इन रनिंग इन प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे हमारे आईएफआरएस की बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल की बात करी जाएगी तो इंटरनेशनल का आती वर्ड याद रखो ग्लोबल। तो हमें इससे क्या होगा ग्लोबल कंसिस्टेंसी मिल पाएगी और साथ ही साथ हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स होगी, वो अच्छे से बन पाएँगी। और ये किसको किसको मिलते हैं जितने भी हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल बिज़नेसेस हैं, उन्हीं के लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं। अब आगे आ जाइए बेनिफिट्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? अब देखो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने क्या बोला मैंने पूरा चैप्टर कवर करा है। मैंने कोई चीज़ छुड़वाई ही नहीं है इस यूनिट के अंदर कि छोटी ही है 15 मार्क्स की है तो व्हाई वी टेक अ रिस्क फॉर इट। ठीक है ना? क्योंकि कुछ नहीं पता कि इस बार वो क्या डाल दें। वरना मैंने आपको बता दिया कि क्या फिक्स क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बता ही दी। सीएफआर का भी एक फिक्स क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको जो वो पूछेगा तो उन्होंने रोल पूछे तो रोल डालना है, अगर इम्पोर्टेंस पूछे तो इम्पोर्टेंस डालोगे, तो वो आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्या बोला सबसे पहला पॉइंट कि हेल्प्स टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को क्या में हेल्प करेगा कि वो क्या प्लानिंग करे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एक बेंचमार्क वो सेट कर पाएँगे और आगे वो एनालाइज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल पाएगी। नेक्स्ट हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर फैसिलिटेशन मिल पाएगा क्योंकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और आगे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी लॉस में चल रही है तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना। इन्फॉर्म्स द ऑर्गेनाइजेशन को किस में इन्फॉर्म कर पाएगा कि क्या यूटिलाइज करो, कहाँ-कहाँ पे बजटिंग करने की जरूरत है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिलने की जरूरत है, ये बताएगा। और ऑडिटिंग प्रोसेस को वो सिंप्लीफाई कर देगा। मतलब कि कौन-कौन यूजर्स हैं ऑफ सीएफआर। तो यूजर्स कौन-कौन है? सबसे पहले कौन है? ओनर्स हो गए और मैनेजर्स हो गए। उनको क्यों चाहिए सीएफआर? क्यों चाहिए? ताकि वो आगे के लिए प्लान कर पाए, स्ट्रैटेजी बना के प्लान कर पाए और डिसीजन ले पाए। एम्प्लॉइज को क्यों चाहिए? उनको जानना है कि क्या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें जॉब सिक्योरिटी है भी कि नहीं है? क्या कंपनी लॉस में तो नहीं रन कर रही? आगे चलकर हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कहीं हमें बोनसेस ना मिले तो? और एम्प्लॉइज को मोटिवेशन भी चाहिए होता है इस वजह से भी कि हाँ, हमारी कंपनी अच्छी है, तुम्हारे कहीं न कहीं पे पर्क्स एंड सैलरी अच्छी होगी। नेक्स्ट इन्वेस्टर्स को क्यों? ताकि वो डिसाइड कर पाए कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी जो प्लान करें कि हाँ, हम इन फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए ताकि जैसे कि बैंक्स हो गए, लेंडर्स हो गए, ताकि उनको पता चल जाए कि हमारी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है। हम अगर इन फ्यूचर कभी लोन ले तो हमें लोन देना भी है कि नहीं देना। अब की ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? यही बोला हमने जो हमने बताया कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो स्टेक होल्डर्स को क्या-क्या हेल्प करेगा? सेम ही प्रोवाइड है। पॉइंट्स से सारे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा, लिक्विडिटी दिखाएगा, सॉल्वेंसी दिखाएगी जो हम रेशियोज पढ़ते हैं उसमें पढ़ा है हमने और ओवरऑल कंपनी की हेल्थ को दिखाएगा और किन-किन के लिए यूज़फुल है इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए और क्रेडिटर्स के लिए। आगे ये देखो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें जो भी हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े ना, कहीं न कहीं वही है ये सब, ठीक है?
नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन विद अदर कंपनीज, कि हम कंपेयर कर पाएंगे कि हमारी कंपनी और दूसरी कंपनी में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराबी है, और हम एक बेंचमार्क सेट कर पाएंगे इस चीज के रिलेटेड। नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में क्या फैसिलिटेशन, कि हम बता पाएंगे कि एक इन्फॉर्म, एक सोचा समझा डिसीजन ले पाएंगे कि कहाँ पे हमें बाय करने हैं शेयर्स को, सेल करना है, कब किस कंपनी में क्या चीज हम लर्निंग पे ले सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और हम एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी कि फ्यूचर की तरफ पहले ही सोचकर फोरकास्ट कर कर रख पाएंगे। आगे प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो पॉइंट ऊपर पड़ा कि अगर हम ट्रस्ट बढ़ाना है तो हमें ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए कंपनी की रिपोर्ट को पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, सबको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, जो कि मैंने अभी बताया था ऊपर ही। तो वही पॉइंट उनको थोड़ा और डिटेल में आपके दे रखा था बुक के अंदर, तो मैंने उन सबको कवर अप कर दिया है। अब आगे क्या बोलेगा कि क्या हेल्प किया होगा, ये अगर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि नॉर्मल जनरल पब्लिक को समझ आ पाए। नेक्स्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रिलायबल यानी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और कंपेयर होना चाहिए, कंपेरेबल यानी कि दूसरी कंपनी के साथ हम उसको कंपेयर कर पाए। उसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, सब कुछ होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज सीएसआर, वो कवर हो गया एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिखने को मिल सकता है क्योंकि बैक टू बैक 2 बार आया, तो चांसेस है कि इस बार भी आ जाए। तो हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ईवीएस में तुम सबने पढ़ा होगा कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम ज्यादातर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ईवीएस में पढ़ते थे, ईवीएस मतलब एनवायरमेंट साइंस। ठीक है, एसएसटी में पढ़ते सोशल साइंस। तो इन्वायरमेंट के साथ, सोशलिटी के साथ, तो उसके साथ हम जब कंपेयर करें तो दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या बताया गया कि हम एक इन्वॉल्व्स द डिस्क्लोजर एंड कम्युनिकेशन ऑफ अ कंपनी के एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड गोल्स को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड। अब इसमें आगे क्या बताएगी, ताकि हम कंपनी की जो प्रोग्रेस है उसको हम ट्रैक कर पाए। अब इसमें आप देखो सस्टेनेबिलिटी आ गया, तो ईवीएस में तुमने लर्न कर गया एसडीजीएस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, तो वो आ गया। यानी कि जो हमारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो कौन इश्यू करता है, किसके ऊपर बेसिस होती है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, एसडीजीएस पे बेस्ड होता है। और आगे क्या बताया गया कि नेशनल मॉनेटरी गाइडलाइंस ऑन, मतलब एक ये भी है, इसके अकॉर्डिंग भी, इसके बेसिस पर भी हम, ये जो लीगल बेसिस है इनके दोनों है, जिसके बेसिस पे हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को पब्लिश करते हैं। और अब इसमें हम दिखा देंगे, हमने ये पॉइंट, पहला पॉइंट तुम ये बताओगे किसके अंदर हम डिस्क्लोज करते हैं कि कंपनी के एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस गोल्स कैसे हैं। दूसरा हम बता रहे हैं कि कौन कौन इसको रेगुलेटरी कंप्लायंस है। तीसरा हम उसको पर्पस बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ध्यान रखो पर्पस क्या है। तो इसमें क्या बोला कि हम दिखा रहे हैं कि कैसे कंपनी उसके सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज को मैनेज कर रही है, कैसे वो क्या काम कर रही है, और देखना है कि क्या कंपनी सस्टेनेबिलिटी से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। आप सब चीजों के बारे में कंपनी को कम्युनिकेट करना पड़ता है जनरल पब्लिक को। अगर कंपनी अगर ऐसा करेगी, अगर कंपनी सस्टेनेबिलिटी यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करेगी, एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करेगी, सोशल एनवायरमेंट पे फोकस करेगी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगी, तो क्या कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी बनेगी? बनेगी। पीपल उन पर ट्रस्ट करेंगे? करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा? बनेगा। तो यही 3 पॉइंट हो गए, तो इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस गोल्स, क्यों? ताकि कंपनी की प्रोग्रेस को हम देख पाए। आगे लीगल बेसिस कौन है? एसडीजीएस और नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन, क्यों? ताकि हम कंपनी की मैनेज कर पाए सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज को। नेक्स्ट, कंपनी की इमेज अच्छी बन पाए, पब्लिक ट्रस्ट कर पाए और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो पाएगा। ये इसका आउटकम है कि ये ऐसा होगा ही होगा। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। अब इसमें बोला गया कि एक सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क है और इसके अंदर हम 3 की एरियाज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट होने चाहिए लर्न सबको। प्रॉफिट, पीपी, 3 पी की बात हो रही है, प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट। प्रॉफिट यानी इकोनॉमिक सक्सेस की बात करें कि पैसों की टर्म से बात कर रहे हैं। पीपल यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, और प्लैनेट यानी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एनवायरमेंट के इम्पैक्ट की बात करें। अब इसमें क्या बोलेंगे, सारे के सारे एस्पेक्ट जो कि हमारे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में आते हैं, उन सबको हम ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग में लेते हैं। अब इसमें एक और चीज बताया गया कि थिंक बियॉन्ड प्रॉफिट, कि सिर्फ प्रॉफिट का ना सोचो, हमें प्रॉफिट से भी ऊपर सोचना चाहिए। हमें एनवायरमेंट के ऊपर, सोशल सोशल वर्क के ऊपर, इन सब चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। इसने बोले सिर्फ ये मत बताओ अपने रिपोर्ट के अंदर कि तुम क्या कर रहे हो, ये बताओ कि तुम वो काम क्यों कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी और अकाउंटेबल तो होना ही पड़ेगा। तो ये समझ आना चाहिए, इसका मेन पॉइंट जो था ये था।
कि जो हम सस्टेनेबिलिटी 3 ही की एरियाज़ के बारे में बताओगे कि जो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग है उसमें 3 की एरियाज़ की बात करेंगे, प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट। उसके बारे में बताने से बिज़नेस को क्या एनकरेज कर पाते हैं कि वो प्रॉफिट के पीछे भी सोचे और इन सब चीज़ों को इश्यूज़ को एड्रेस कर पाए। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी, जितने भी रिपोर्टिंग का आप लिख रहे हो आंसर, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये तीनों पॉइंट लर्न कर लो अभी के अभी, ये तीनों पॉइंट तो घुसा ही देना, ठीक है? तो पेपर में तुम्हें लिखना क्या है मैं अभी-अभी बताती जा रही हूँ कि कभी कुछ आए, कुछ अलग दिखे तो क्या-क्या तुम लिख कर आओ। तब इससे क्या होगा, ट्रस्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगी कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो ऑथेंटिक काम कर रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम क्या काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और आगे क्या बढ़ के कंपनीज़ को एनकरेजमेंट मिल पाएगा कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट कर पाए, अपना बेस्ट से बेस्ट कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी रेपुटेशंस को अच्छे से बूस्ट कर पाएँगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटीज़ स्टेटमेंट। अब इसकी बात करें, इसका देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके अंदर सिर्फ 5 पॉइंट है, मतलब 4 पॉइंट है कि सेक्शन 134(5) के अकॉर्डिंग क्या-क्या बताया गया कि डायरेक्टर को अगर कंपनी की रिप स्टेटमेंट देनी है तो क्या-क्या चीज़ें उसको डिक्लेयर करनी पड़ती है। पहला ये तो बहुत ईज़ी है, रीडेबल ही है वैसे तो। एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी उसने यूज़ करे उनको बताना है एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से पहले कि कौन से एनुअल अकाउंट्स बनाते वक़्त उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है। ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनना चाहिए। साथ में क्या बताया गया है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको अपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को भी एस्टैब्लिश करना चाहिए। और लास्ट क्या है, सिस्टम्स फॉर लीगल कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज़ आर इन प्लेस, के सारे लॉज़ हो गए, लीगल कंप्लायंस, वो सब चीज़ें एक एक्यूरेट मेजरमेंट में, एक्यूरेट फ्लो में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ रहा है बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट। जो ये ऑप्शन में अलग-अलग क्वेश्चन थे ना, ये वो वाले क्वेश्चन है। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे तो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आ गए तो आपको तभी समझा रही हूँ कि जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको तो 2 बार सुन लो। बाकी तुम एक बार सुन लो कि अगर हो भी गया तो पेपर में दिखेगा तो कर लेना, ठीक है? चलो फटाफट अब आगे स्पीड बढ़ा के चलते हैं। तब इसके अंदर बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सोसाइटी है, उनको हम बता रहे हैं कि कंपनी ने क्या-क्या रिस्पांसिबल बिज़नेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करा है। सेबी के अकॉर्डिंग कौन-कौन ये कर सकता है, किन-किन चीज़ों के लिए मैंडेटरी है कि वो करेंगे ही करेंगे। जितने भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके लिए, और बाकी सबके वॉलंटरी बेसिस पे कि करना है तो करिए। आगे क्या बताया गया इसके अंदर कि ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, बिज़नेस के सोशल, एनवायरमेंटल और गवर्नेंस रिस्पांसिबिलिटी को दिखाते वक़्त, और स्टेक होल्डर्स को हेल्प मिलेगी कि वो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी समझ पाएँ। नेक्स्ट बिज़नेस सेगमेंट की बात करी गई है। बिज़नेस सेगमेंट में हमने क्या बताया गया कि क्लियर डिस्टिंग्विशेबल हम रिपोर्ट बता रहे हैं कि क्या-क्या कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस को ऑफर कर रही है। एक यूनिक फेसेस यूनिक रिस्क एंड रिटर्न कंपेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बिज़नेस। एक सेगमेंट की बात करें, यानी एक पार्ट की बात कर रहे हैं हम इसमें, याद रखना। सेगमेंट मतलब एरिया, एक पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अ डाइवर्स कंपनी में हैव सेगमेंट्स, लाइक एक बड़ी सी कंपनी इसमें क्या-क्या सेगमेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विस हो गई। और उनका यूज़ क्या होगा कि एक अगर सेगमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हमें सेगमेंट वाइज़ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेगमेंट वाइज़ एनालिसिस बन पाएगा, रिपोर्ट बन पाएगी, ऑटोमोबाइल्स की अलग रिपोर्ट बन पाएगी, तो हम एक कंपैरेबिलिटी कर पाएँगे कि किससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किससे कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बात करें, ज्योग्राफिकल मतलब एरिया, लोकेशन। तो एक स्पेसिफिक इकोनॉमिकल रीजन की बात करें तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। नेक्स्ट सारा फटाफट कि इससे क्या होगा, हम एक रीजनल लेवल पर परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाएँगे कि किस एरिया की कितनी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या-क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, क्या-क्या ऊपर-नीचे बदलाव हो रहे हैं, क्या-क्या पॉलिटिकल क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम देख पाएँगे। नेक्स्ट इज सेगमेंट रिपोर्ट एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, सेगमेंट रेवेन्यू एंड सेगमेंट एक्सपेंसेस। सेगमेंट रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यूज़ हम इसमें क्या-क्या बताएँगे, जितने भी रेवेन्यूज़ हम डायरेक्टली अर्न करें, जो कि हम इधर-उधर एलोकेट कर रहे हैं, जो ट्रांज़ैक्शन है कि जो अलग-अलग सेंटर से सेगमेंट से हमें मिल रही है, उन सबको हम इसमें रिपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट एक्सपेंसेस की बात करें, जो भी हमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी जो मिल रहा है, और जो कि हम शेयर्ड कॉस्ट और इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस के बेसिस पर दे रहे हैं। यानी जो भी हम रीजनेबल बेसिस पे हमें एलोकेट करें, जो जैसे कि शेयर्ड कॉस्ट और इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सीएसआर जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, बट इससे रिलेटेड ये कुछ छोटा-सा मैंने लिख रखा है, तो एक बार देख लेना कि सीएसआर रिपोर्टिंग क्या होता है। सीएसआर पढ़ा था, तो उसको एक बार ध्यान रखना, शायद दोबारा रिपीट हो गया ये चीज़। नेक्स्ट इज एक्सबीआरएल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छे से। क्या होता है एक्सबीआरएल में? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, समझ लो यहाँ पर जो मेन वर्ड है दैट इज मशीन रीडेबिलिटी, इसमें हम रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। एक्सटेंसिबल आ गया, एक कंप्यूटर का, एक समझ लो कंप्यूटर का वर्ड, तो कंप्यूटर जैसी लैंग्वेज में हम इसको काम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या बोला गया इसके अंदर? एक स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज सिस्टम है, जो कि हम फाइनेंशियल और बिजनेस डेटा को एनालाइज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, पीएनएल हो गया, कैश फ्लो हो गया, जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो हम डाल रहे हैं, और वो एक मशीन रीडेबिलिटी फॉर्मेट में जा रहा है। अब पहले के टाइम पे क्या था, पहले टाइम पे जितना भी काम हो रहा था हम शीट्स के थ्रू कर रहे हैं, हैंड रिटन हो गया, तो उससे हमारी जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेसी
और कहते हैं ना कंपेरेबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है? तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे उस चीज़ को जल्दी से जल्दी। तो अगर मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होगा तो उसको हम जल्दी से जल्दी कंपेयर कर पाएँगे और जो एनालिसिस होगा वो हमारा फास्ट होगा। तो इसके अंदर आ रहा है ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पेजेस की बर्बाद नहीं हो रही, सीधे डायरेक्ट हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो टाइम कम लग रहा है और जल्दी से जल्दी काम हो पा रहा है। नेक्स्ट ईज़ी एक्सेल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो पा रहा है, स्मूथ इंटेलीगेशन रहेगा दोनों के बीच में, ऑडिट ट्रायल्स के लिए प्रोविजन बनेगा, इसके नोट्स को अटैच कर पाएँगे, वर्किंग पेपर्स को इन सभी हेल्प बेनिफिट्स बताएँ, फटाफट रीड कर लेना आप सब, ठीक है? सिम्प्लिफाइड वर्कफ्लो की बात करेंगे कि जितने भी ईमेल्स हो गए क्लाइंट्स के, जो भी सारे काम है उनको हम ट्रैक कर पाएँगे, कंपनी क्या कैसे परफॉर्म कर पा रही है, डैशबोर्ड्स रिपोर्ट प्रिपेयर कर पाएँगे अगर हमारे पास सारी की सारी एक्सेल फाइल्स के फॉर्मेट में हो। आजकल टूल्स भी चले जैसे पावर बीआई हो गया, तो वो डैशबोर्ड्स के क्रिएशन के लिए ही है। तो उसमें ये जो मशीन रीडेबिलिटी फॉर्मेट है वो कंपल्सरीली है, कि अगर वो ही होगा, अगर एक्सेल डेटा होगा तो जितना बड़ा से बड़ा हो, उसको हम उसमें इम्पोर्ट कर कर डैशबोर्ड्स बना पाते हैं। अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो हो गया, हमारा नोट्स टू अकाउंट हो गया, ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो कि अभी तक हम ऊपर से पढ़ना है वो सब कुछ। अब ज़रूरी क्या 3 लेवल की बात हो रही है, रेगुलेटरी लेवल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल और इंडिविजुअल लेवल। अब आगे डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि एओसी 4 एक्सबीआरएल फाइलिंग में क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? एओसी 4 ही फर्म का नाम है। तो इट इज़ अ ई फॉर्म जो कि आरओसी क्या है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसके अंडर फाइल किया जाता है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करते हैं इन द एक्सबीआरएल फॉर्मेट यानी कि एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सेम ही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, बोर्ड की रेज़ोल्यूशन चाहिए जो कि जितने भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स होंगे उसको साइन करेंगे। ऑडिटर्स की रिपोर्ट चाहिए, उनके ओपिनियन चाहिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट चाहिए, एक्सपायर इंस्टेंस डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि एमसीए पब्लिश करेगा और आगे क्या बोला गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द मेंबर्स और ऑल द सिग्नेटरीज। नेक्स्ट चालान फॉर फीस की बात करेंगे कि ऑनलाइन फी पेमेंट का प्रूफ चाहिए फ्रॉम द एमसीए पोर्टल। ठीक है, अब एमसीए की बात हम आगे करने भी वाले हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, इसमें आ रहा है सीएस की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी का जितना भी काम है वो यही है कि वो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अगर चेक करेगा, वो चेक करेगा कि क्या कंपनी के जो लॉज हैं एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या जो सेक्रेटरियल काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑडिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अ कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अंडर कंपनी लॉ एंड अदर एप्लीकेबल लॉस जो कि कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अब इसमें क्या-क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी ऑडिट किन-किन चीज़ों के लिए, किन-किन कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है? हर लिस्टेड कंपनी को करना ही करना है। जो भी कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ 50 करोड़ से ज़्यादा कर रही है उनके लिए और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनको ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश करना ज़रूरी ही ज़रूरी है। और लास्ट क्या है? प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडियरी इस व्हिच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर जो ऊपर ये 2 क्राइटेरिया उनके अंदर आ रहा है, तो वो करेगा। इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरियल ऑडिट वाला, तो इसको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है? ये वाला मेन पॉइंट ये वाला याद होगा तो बना लोगे फिर आप। नेक्स्ट क्या पर्पस क्या है कि वो इंश्योर कर पा रहे हैं कि कॉर्पोरेट कंप्लायंस कैसे-कैसे चल रहे हैं, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा और अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके अगेंस्ट हम कंप्लायंस कर पाएँ, एक प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्टिव एक्शन ले पाएँ, ठीक है? नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये सब आप पढ़ के भी आए हो अपने 12th क्लास के अंदर भी, तो अब इसको करते हैं फटाफट। आप एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एनुअल रिपोर्ट में हम कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को देख रहे हैं और उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके ऊपर एक ओवरव्यू ले रहे हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं अबाउट द कंपनीज पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड अबाउट ऑल द कैश फ्लोज के बारे में। अब इसके अंदर क्या-क्या चीजें इंक्लूड होती है? एमटीए हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, ऑडिटर की रिपोर्ट होगी, कंपनी का ओवरव्यू होगा, इंट्रोडक्शन होगा। और इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बैलेंस शीट होगा, नोट्स टू अकाउंट होगा, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, ये तो हम इतने टाइम से लर्न कर रहे हैं और बनाते भी आ रहे हैं, तो ये तो पता होगा सबको। नेक्स्ट क्या-क्या यूजर्स होंगे इनके? तो इसके अंदर सेम ही सेम यूजर्स है मेजरली जो है, इसमें बस अदर फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स लर्न कर लो और इसमें इन्वेस्टर्स, एनालिसिस, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब कुछ। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या रहेगा इसके अंदर? मे यूजुअली इंक्लूड विजुअल्स हो गए, डिजाइन्स हो गए जो कि अपीलिंग लगे कि हाँ, अट्रैक्टिव लगे, ऐसे डिजाइन्स और फॉर्म भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारे खुद की इच्छा पे डिपेंड करेगा। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक परफेक्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लीगल रिक्वायरमेंट क्या-क्या जो कि हमें क्या बोला कि इसको मैंडेटरी है कि हमें आरओसी के अंदर इसको फिल करना ही करना है और इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी सबमिशन टू रेगुलेटर्स, ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनको सबमिशन करना जरूरी है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें कितने बार होते हैं तो वंस इन ईयर है और फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर यानी कि 12 मंथ्स के अंदर बात करेंगे।
अब पर्पस की बात करें तो हाई लेवल समरी एक्टिविटीज बनाने के लिए, गोल्स को दिखाने के लिए, सीएसआर रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए हम एनुअल रिपोर्ट को बनाते हैं, दिखाते हैं। और इसके अंदर ताकि जो स्टेक होल्डर्स है वो एक डिसीजन ले पाए कि हाँ हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो देर से हम यही पढ़ रहे हैं। ओके, अब आगे बात करें सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करें। सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट का भी ऊपर बता रहे थे। सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा पार्ट या एक एरिया की बात करें, सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको ये 17 के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आए एक्सप्लेन ये 17, तो आप यही वाली चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 17 किसने इंस्टीट्यूट करा? आईसीएआई ने करा है। और इसमें क्या बोला गया है कि कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम बिजनेस सेगमेंट के थ्रू बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ताकि हम यूजर्स को बता पाए कि इकोनॉमिक डिसीजन कैसा चल रहा है। तो इट हेल्प्स यूजर्स मेक इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा, डेटा दिखाकर कि क्या हमारे कंपनी में रिलेवेंट डेटा है, सेगमेंट टाइप वाइज या बिजनेस वाइज डेटा दिखाकर हम जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनको बता पा रहे हैं कि आप इसके बेसिस पे अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हो। आप देखो इसकी की रिक्वायरमेंट्स कितने, 6 की रिक्वायरमेंट्स फटाफट पढ़ते हैं। मैं इसको इतना डिटेल में ब्रीफ में नहीं जाऊंगी बिकॉज आपके एग्जाम पेपर से आपको सिर्फ 3 नंबर 6 नंबर 6 नंबर जितना तक लिखना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने नहीं पढ़ना। आपको अगर 6 नंबर है, एक पेज भरो, खत्म है काम। 1.5 पेज पढ़ते ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि टाइम का कम होगा, चीजें करने वाली ज्यादा है, प्रैक्टिकल का भी करना है अटेम्प्ट। ठीक है, अगर पीछे से भी स्टार्ट करो तो पहले अगर थ्योरी करो 15 नंबर पक्के कर गए, और उसके बाद पीछे से जो हमारा इंटरनल का आएगा वो करो। पीछे से भी स्टार्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी ही तुम्हारा कवर अप होगा। तो एक थ्योरी का भी रहेगा, जिनको भी रह रहा है कि भाई प्रैक्टिकल पे कमांड इतनी नहीं होती हमारी, प्रैक्टिस नहीं कर पाए इतनी या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर थ्योरी भी करे तो पीछे से भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आंसर्स का नीटनेस के साथ लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छी करना। आप पैराग्राफ्स और पॉइंट दोनों को मिक्स करके लिखना, सिर्फ पॉइंट्स में लिखना या सिर्फ पैराग्राफ मत लिखना। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है 17 के अंदर? बिज़नेस सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, कौन-सा नेचर है, कौन-सा प्रोसेस है, कौन-सी क्लास ऑफ कस्टमर्स है, और एनवायरनमेंट को देखना। डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कि किस-किस सेगमेंट में कितना रेवेन्यू अर्न करा है, एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। प्रिपरेशन ऑफ सेगमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक एक कंपनी एक अलाइनमेंट होना चाहिए कि सही ऑर्डर में सब कुछ काम हो रहा है। क्या कंपनी में कंसिस्टेंसी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कि नहीं है। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस कि क्या-क्या परफॉर्मेंस कैसा-कैसा चल रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, डिस्क्लोजर ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंट जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि एरिया वाइज की बात करें। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ। सिर्फ हेडिंग्स के लिए मैंने लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी। नेक्स्ट आ गया हमारा एमटी एंड ए, दैट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस फोरम। ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर आकर देगा, जिसपे हम रिलायबल हो पाए और वो एक्यूरेट होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कि हमने ऊपर पढ़ा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि जिसमें बताया होगा जितने भी कंपनी ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी है, क्या-क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या-क्या असम्पशंस ली गई थी। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस हो गई, मार्केट पोजीशन होगी, ईसीजी यानी एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस इश्यूज हो गए। अब आगे बात करते हैं, हमारे 2 ही टॉपिक मेनली रह गए हैं। ये शायद लास्ट पेज ऐसे आ गया। हाँ, तो सीएसआर रिपोर्टिंग पे पहले बात कर रही हूँ मैं। सीएसआर रिपोर्टिंग एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो हम अभी ऊपर पढ़ कर आए, ये कंपनी कैसे सोशली एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सीएसआर रिपोर्टिंग क्या, जो कि कंपनी की इन सब चीजों के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, रिस्क के बारे में दिखा रही है, डिस्क्लोज कर रही है। तो पर्पस क्या, ट्रांसपेरेंसी का, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, और एथिकल कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं हाउ एथिकल वी आर। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि कौन-कौन कंपनी सीएसआर रिपोर्ट बनाएंगी। तो अब सीएसआर मस्ट फॉर्म अ सीएसआर कमिटी। सीएसआर रिपोर्ट की तो बात हो गई, क्या होता है, आप कौन सी कंपनी सीएसआर कमिटी बना सकते हो, जिनकी जो नेटवर्थ है 500 करोड़ है उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ है उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है 5 करोड़ से ज्यादा। सीएसआर कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एटलीस्ट, जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। प्राइवेट कंपनीज के अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और फॉरेन कंपनीज में 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडियन का रेजिडेंट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शंस क्या है, टू फॉर्मुलेट सीएसआर पॉलिसी, रिकमेंड क्या क्या सीएसआर का बजट चल रहा है, क्या क्या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, और क्या क्या प्रोग्राम्स है उनके ऊपर देखना, ओवरसी करना, टू लुक अपॉन दैट। और नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस क्या है कि कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी दिख पाएगी, सोसाइटी और एनवायरमेंटल की हम ग्रोथ कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि कितना कंपनी का इम्पैक्ट है ऑन द सोसाइटी, और रिस्क को एनालाइज कर पाएंगे, और मीनिंग्स को और मेजर्स को दिखा पाएंगे। बेनिफिट्स क्या क्या, इन्वेस्टर्स को ट्रैक कर पाएंगे, शेयर होल्डर्स को इनहांस कर पाएंगे, कस्टमर वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू इमेज बढ़ेगी, और नेक्स्ट की क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव एज बात कर रही है। कंटेंट्स की बात करें, कंटेंट्स देखो अब इतने दिन से हम कंटेंट पढ़े ही जा रहे हैं, तो उसको रीड कर लो। सीएसआर पॉलिसी ओवरव्यू बनाएंगे, कमिटी की डिटेल्स होंगी, एवरेज नेट प्रॉफिट के बारे में बताया जाएगा, आगे क्या बताया गया कि एवरेज नेट प्रॉफिट के बारे में बताएगा,
जो भी सीएसआर स्पेंडिंग होगा, कितना-कितना प्रॉफिट के अंदर क्या-क्या नेट प्रॉफिट का कितना पार्ट इसके ऊपर गया है वो बताएँगे। एक्चुअल क्या एक्सपेंडिचर है वो बताया जाएगा और जितने भी रीज़न्स होंगे, जो भी अंडर स्पेंडिंग होगा उसका रीज़न बताएँगे और रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, कमिटीज़ रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट पब्लिश करी जाएगी। अब प्रोसेस क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, एलोकेट करो क्या-क्या रिसोर्सेज़ को कहाँ-कहाँ डालना है और लास्ट क्या है कि टारगेट ग्रुप सेट करो, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन-कौन से हमारे टारगेट ग्रुप है, कैसे उनको लेना है अपने अंदर और एक मेथड चूज़ करो कि किस मेथड से आप रिपोर्टिंग बनाओ। तो सीएसआर रिपोर्टिंग वाला डन हो गया। अब एक ही टॉपिक रह गया, फटाफट उसको कर लेते हैं। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तब इसमें क्या बोला गया है, अब देखो इतना से पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले हम पढ़ते हैं कि कौन-कौन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट को अप्लाई कर सकता है। जितनी भी कंपनीज़, सब कंपनीज़ अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ कौन नहीं कर सकता? एक 1% कंपनीज़ नहीं कर सकती और माइनर कंपनीज़ नहीं कर सकती हैं। और इसके एक रेलेवेंट रूल कौन से रूल के अंदर है? तो रूल 8A ऑफ द कंपनीज़ अमेंडमेंट उस 2018 के अकॉर्डिंग। तो ये तो मत याद रखना, याद कर ही नहीं पाओगे तुम लोग। तो ये याद रखना है कि कौन-कौन नहीं कर सकते। एक नंबर का पॉइंट तो आपका यही है। अब आगे नीचे से स्टार्ट करें, चलो नीड्स एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है? इसको हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी कहते हैं। मैंडेटरी है कि इज़ अ मैंडेटरी एनुअल रिपोर्ट है जो कि कंपनी को प्रिपेयर करना चाहिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं हर साल की एंड के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग एक सेक्शन है, सेक्शन 134(3) की बात करी गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो रिपोर्ट है वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देगी किसके बारे में, कंपनी में क्या-क्या काम हो रहे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कंप्लायंस विद लॉज़ कहते हैं कि क्या लॉज़ को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी कर के बारे में प्रमोशन होगा कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं हम, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँगे हमारे स्टेक होल्डर्स, कॉर्पोरेट ओपननेस, ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा ये, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो पाएगा, ग्रोथ इनसाइट यानी हम दिखा पाएँगे कि कंपनी की पोटेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसी चल रही है, फाइनेंशियल हेल्थ को हम दिखा पाएँगे, मार्केट की परफॉर्मेंस को बता पाएँगे और आगे क्या कंप्लायंस एंड रिस्पांसिबिलिटी कि हम बता पाएँगे कि क्या-क्या कंपनी फॉलो करे, कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, क्या-क्या लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, सीएसआर जो कि मैंडेटरी है उसके बारे में हम बता पाएँगे। तो दिस इज़ आल्सो वन क्वेश्चन जो कि हाँ, आ सकता है। तो अब देखो इसके जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन्स थे इंपॉर्टेंट, तो मैं बताती चली, मैं वो 1 को मैं दिखा भी देती तुम्हें। तो पहले सीएसआर जो तो इम्पोर्टेंट है ही है। आ रखा है क्वेश्चन 2-3 बार, तो उसको तो कर लेना, सीएसआर से रिलेटेड पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, बीपीआर नहीं है। और हम आ जाते हैं नीचे फटाफट, सीएसआर जी तो करी है तुमने, ठीक है। एक्सबीआरएल इम्पोर्टेंट है, कर लेना अच्छे से प्रॉपर्ली और इसका जो फॉर्म वाला था वो भी उसका करना, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने बता दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 5 है, जो कि आपकी 15 टू 18 मार्क्स आएगी, वो हमारी कवर अप हो गई। देखो, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपका थ्योरी आता है शेयर्स वाले के अंदर से, शेयर्स और गुडविल वाले पार्ट में से, तो वैल्यू एडेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और डायरेक्ट टॉपिक है कि उसमें 3 ही टॉपिक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और हो गया हमारा। अब आगे और भी बताती हूँ, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लें इसकी। डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि हम कंपनी की रियल प्रॉफिट को मेजर कर रहे हैं और वो कैसे करेंगे, आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दैट, जिसको हम नोपैट भी कहते हैं। तो ईवीए यानी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नोपैट में से माइनस करो इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यूएसीसी यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं आती आपके सिलेबस में, तो जस्ट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला फॉर राइटिंग इट इन योर थ्योरी पार्ट। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में अगर इतना भी लिख रहे हो और 3-4 इंपॉर्टेंस बता दो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन बताने की क्या है, रियल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या है ये आपको समझ आ गया, नोपैट का फॉर्मूला, नोपैट का तो मैंने बता ही दिया फुल फॉर्म। इन्वेस्टेड कैपिटल का भी बता दिया मैंने आपको, इसके अंदर डेट आएगा, कैपिटल लीजेस होगा, शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस कर आएगा। अगर ये ना याद रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बस नाम लिख देना की है और साथ में डब्ल्यूएसीसी यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्यों कर रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है, इसको जरूर लिखना कि अगर ईवीए ग्रेटर देन 0 है तो कंपनी कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रही है और अगर ईवीए लेस देन 0 है तो कंपनी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। दैट इज मेन पॉइंट। तो इट एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर वैल्यू जनरेशन की बात करी गई है, मेजर्स अर्निंग एफिशिएंसी एंड रियल वेल्थ क्रिएशन की बात करी गई। वेल्थ
तो फटाफट नेक्स्ट पे आते हैं मार्केट वैल्यू रेट की बात करें कि एक डिफरेंस हम निकाल रहे हैं इसके अंदर जो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी और जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स। ठीक है, फटाफट इधर आ जाओ कि इसमें हम देख रहे हैं कि कितना ऐड हो रहा है कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये पॉइंट तो यू कैन ऐड इन ऑल द आंसर, मतलब तीनों के तीनों में डाल देना वैल्यू रेट के अंदर। तो मार्केट वैल्यू रेट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी में से टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड को हम हटा रहे हैं। अगर पॉजिटिव एम भी है तो ये बता रहा है कि हाँ कंपनी का है ना कि ऐड करिए वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स, तो गुड परफॉर्मेंस की बात करेंगे। नेगेटिव एमवी अगर आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पुअर मैनेजमेंट है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी खराब है। तो इसके साथ हमारा मार्केट वैल्यू भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, हमसे क्या बोला गया, लेस है। अगर पुअर है तो इसका क्या मतलब समझ आ रहा है यहाँ पर कि जो कंपनी है, एक मिनट मैं एनोटेशन खोल लूं, कि जो कंपनी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लेस देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। नेक्स्ट क्या बोले कि उसका पर्पस क्या है, कि क्यों बन रहा है, टू मेजर द वेल्थ। जो इसमें शेयर होल्डर वाला पॉइंट जरूर डाल देना कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हम मेजर करें। और नेक्स्ट क्या बोले, हेल्प एसेस हाउ इफेक्टिवली या इफेक्टिवली द मैनेजमेंट यूजेस इज कैपिटल, कि कितना अच्छे से मैनेजमेंट अपनी कैपिटल को, कंपनी की कैपिटल को यूज कर पाती है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट फटाफट मैं इसको रेज कर दूं। तो नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड की बात करें तो इससे देखो शेयर होल्डर वैल्यू तो जरूर डाल देना पॉइंट के अंदर। तो शेयर होल्डर वैल्यू एडेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना भी इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बिजनेस के थ्रू इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड रिटर्न बाय ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर, जितने भी कैपिटल प्रोवाइडर है जो भी रिटर्न कर रहे हैं उनके एक्सेस में कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है। The value is added when the net operating cash flow exceeds the cost of capital. ये cost of capital को कब हमारा कैश फ्लो जो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्सीड कर रहा है। और किस पे फोकस है, शेयर होल्डर वेल्थ पे फोकस है। और जितना भी रिस्क होगा शेयर होल्डर बियर करेंगे उसकी बात कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट में तो हेल्प कर ही रहा है, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन भी हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है अच्छा। तो जो भी पार्ट जो हमारा समझने वाला तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आई विल विश, मैंने आप क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए इन द स्टार्टिंग, तो उन क्वेश्चंस को आप सब देख लेना। अगर चाहिए हो तो आप कमेंट में कमेंट में कर देना कि हाँ यू नीड द आंसर्स ऑफ दैट पीडीएफ, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।